बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 फरवरी 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार के मधुबनी में पुलिसिया मार से एक मौलाना तेजस्वी यादव के सामने धार मार करके रोने लगे। मौलाना ने बताया है कि कैसे उनको पुलिस के द्वारा मार पड़ी है और किस तरह से टॉर्चर किया गया है। तेजस्वी के सामने मौलाना ने धार मार करके रोते हुए अपना दुख जताया है। आपको बता दूं कि बिहार के मधुबनी में बेनीपट्टी में उस समय बवाल मच गया जब एक मोहम्मद फिरोज नामक शख्स ने पुलिस पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। शख्स की बात जैसे ही मीडिया में आई तो फिर इस पर सियासत भी तेज हो गई। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव फिरोज से मिलने उसके घर पहुंच गए। फिर क्या था, फिरोज ने तेजस्वी के सामने पुलिसिया टॉर्चर की कहानी सुनाते सुनाते फपक फपक कर धार मार करके रोने लगे। फिरोज ने कहा कि बहुत मारा है सर, मैं माफी मांगता रहा लेकिन वे सुन नहीं रहे थे, पानी तक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि सर मेरा दाढ़ी खींच करके डंडा से मारा गया है, जो आज तक मुझे ऐसा किसी ने नहीं मारा है सर। वहीं पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अचेत मुख्यमंत्री के कारण बिहार में प्रशासनिक अराजकता फैल चुकी है। मधुबनी के कटैया बेनीपट्टी में पुलिस उपाधीक्षक ने मोहम्मद फिरोज को बहुत ही बर्बरतापूर्वक मारा है, बेरहमी से पिटाई की है। नीतीश सरकार के क्रूरतापूर्ण अमानवीय व्यवहार, अत्याचार, अन्याय और फिर शोषण के विरुद्ध पीड़ित फिरोज से मिलने बेनीपट्टी मधुबनी पहुंचा तेजस्वी यादव। दोस्तों बिहार में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार सरकार के अलग अलग विभागों में नवनियुक्त 6341 जूनियर इंजीनियर और फिर 496 और अनुदेशकों सहित कुल 6837 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। इस दौरान बिहार सरकार की ओर से दावा किया गया है कि नीतीश सरकार के 12 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा के तहत अब तक 9,13,000 लोगों को नौकरी मिल चुकी है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 से लेकर के 2020 तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में 7,13,000 लोगों को नौकरी दी गई है। इस बार अभी तक 9,13,000 से अधिक लोगों को नौकरी दी गई है। ये टारगेट बढ़ करके 12 लाख कर दिया गया। यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वे करते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू जी को और उनके परिवार को ये रिकॉर्ड लेकर के आना चाहिए कि उन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी है। दोस्तों बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है। फरवरी की शुरुआत के साथ ही बिहार का मौसम बदलने लगा है, जब ठंड से राहत मिलने लगी है और तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जब कई जिलों में अब गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस महीने तापमान सामान्य रहेगा और फिर अधिक बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी में गर्मी बढ़ सकती है। फिलहाल बारिश और फिर शीतलहर की कोई भी संभावना नहीं है, लेकिन न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। 6 फरवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम फिर से करवट ले सकता है। अगर पहाड़ों पर बर्फबारी होती है तो फिर बिहार में सर्द हवाएं चल सकती है और तापमान में गिरावट आ सकती है। 8 फरवरी के आसपास एक और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिससे हल्की ठंड लौट सकती है। वहीं पर आज 5 फरवरी को हल्के कोहरे के बाद दिन में धूप, तापमान में हल्की बढ़ोतरी। 6 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ का असर, रात के तापमान में गिरावट हो सकता है। वहीं पर 7 फरवरी को तापमान में गिरावट हो सकता है और 8 फरवरी को नया पश्चिमी विक्षोभ, हल्की सर्दी लौटने के आसार हैं। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को जिन 6,341 कनीय अभियंताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया है वह मामला 6 साल से लंबित था। साल 2019 में ही इनकी नियुक्ति को लेकर के विज्ञापन निकाला गया था, जहां इस नियुक्ति के संबंध में कई पक्षकार जिनमें संविदा पर काम कर रहे कनीय अभियंता बिहार के अंदर विभिन्न संस्थानों से निकले डिप्लोमाधारी और फिर बिहार से बाहर के संस्थानों से निकले डिप्लोमाधारी शामिल थे। सभी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, जब राज्य सरकार ने इस दिशा में पहल करते हुए सभी पक्षकारों के साथ बैठ करके एक प्रस्ताव बनाया। इस प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट को दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सहमति दी है और फिर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दिया। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इस आशय की जानकारी दी है, इसको लेकर के जानकारी दी है। दोस्तों बिहार का शिक्षा विभाग शिक्षकों के साथ खेला कर रहा है। यहाँ के शिक्षकों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। जब पहले जहाँ पर सख्ती बरती जा रही थी, वहीं पर अब विभाग के द्वारा दिया गया ऐप सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से शिक्षकों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में गुरुजी विद्यालय में भी होते हैं तो फिर उनका लोकेशन विद्यालय से काफी दूर दिखाई देता है। अब बिहार में शिक्षा की बदहाल व्यवस्था तब सुधरने लगी थी जब सुप्रीमो के तौर पर के पाठक का आगमन हुआ था। उन्होंने विद्यालय की तमाम बुनियादी सुविधाएं बदली। इसी दौरान शिक्षकों के लिए एक नया नियम लागू हुआ
हुआ, अब रजिस्टर की जगह शिक्षकों की हाजिरी ऐप के जरिए बनने लगी। जब विभाग ने ई शिक्षा कोष नामक ऐप लॉन्च किया, जिसके जरिए प्रतिदिन शिक्षकों को अपनी अटेंडेंस तय समय पर लगाना होता है। जब ऐप लॉन्च किया गया तो फिर इसमें तमाम तरह के फीचर्स दिए गए, जिसमें लोकेशन पैरामीटर और फिर सेल्फी के जरिए शिक्षकों को तय समय पर ये प्रमाणित करना होता है कि वे विद्यालय परिसर के अंदर मौजूद हैं और सुचारू रूप से शैक्षणिक गतिविधियां चल रही है। लेकिन विभाग के द्वारा चलाए जा रहे एप्लीकेशन के सिस्टम में प्रॉब्लम होने की वजह से शिक्षकों को हाजिरी और फिर अन्य गतिविधियां करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब शिक्षक विद्यालय परिसर के अंदर मौजूद रहते हैं तो भी लोकेशन काफी दूर दिखता है, जिस वजह से हाजिरी नहीं बन पाती है। दोस्तों, बागेश्वर बाबा उर्फ आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगले महीने बिहार आएंगे। यहाँ वे बिहार के बांका जिले में धौरिया प्रखंड के अंतर्गत गौरा गांव स्थित दुर्गा मंदिर में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा और फिर चंडी महायज्ञ में शामिल होंगे, जहाँ उनके साथ जूनापीठ के पीठाधीश्वर पूज्य अवधेशानंद गिरी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम 9 मार्च को होगा। इसको लेकर के तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस कार्यक्रम के आयोजक कौशल सिंह ने बताया है कि यज्ञ समिति के आचार्य पंडित गौरव कृष्ण चंद्र शास्त्री हैं। उनकी देखरेख में 4 मार्च को कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिनमें 1100 महिलाएं शामिल होंगी। इस आयोजन में संध्या में भागवत कथा की शुरुआत कथावाचक संजीव पृष्ठ ठाकुर करेंगे। दोस्तों, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की आलोचना की है कि वे अपने ही सरकारी अधिकारियों के सम्मान पाने में असमर्थ हैं। प्रशांत किशोर के अनुसार आज बिहार में ना तो सब इंस्पेक्टर और ना ही इंस्पेक्टर, शिक्षक, यहाँ तक कि बैंक भी मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। यह अधिकारी की ये कमी राज्य के शासन के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। जब ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को कारखानों में उत्पादन के लिए इंग्लैंड को कपास और फिर नील निर्यात करने के लिए जाना जाता था। जब प्रशांत किशोर आज के परिदृश्य से तुलना करते हैं, जहां बिहार की पूंजी और फिर श्रम को तमिलनाडु और गुजरात जैसे अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है, जहां विडंबना यह है कि वहां उत्पादित माल को फिर बिहारियों को ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। वहीं पर आपको बता दूं कि बिहार की मौजूदा आर्थिक स्थिति उसके औपनिवेशिक अतीत की झलक है, जब बिहार श्रमिकों द्वारा अर्जित धन को दूसरे राज्यों के उद्योगों में लगाया जाता है। नतीजा ये होता है कि श्रम शक्ति और फिर पूंजी बिहार से आती है, लेकिन मुनाफा कहीं और के कारखाने मालिकों को मिलता है। इससे आर्थिक असंतुलन पैदा होता है, जिसका नुकसान स्थानीय निवासियों को होता है। दोस्तों, बिहार में 3 लाख घोरपड़ास बिहार के 34 जिलों में तबाही मचा रहा है। इनका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। उधर बिहार सरकार इनकी बढ़ती संख्या के बाद परेशानी में है। आपको बता दूं कि कृषि विभाग ने पिछले दिनों घोरपड़ास को लेकर के राज्यव्यापी सर्वे कराया तो फिर चौंकाने वाले परिणाम सामने आया है। जब मधेपुरा, बांका, किशनगंज और कटिहार को छोड़ करके अन्य सारे जिलों में इनकी पहुंच हो चुकी है। हाल ही में इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नित्य नए इलाकों में इनकी धमक हो रही है। कई जिलों में लोगों की शिकायत है कि उनके यहाँ पहले घोरपड़ास नहीं दिखता था, लेकिन अब वे वहां अस्थायी रूप से बस गए हैं। सिर्फ वैशाली में ही 34,000 घोरपड़ास खेतों पर चल रहे हैं, जहां इस समय 12 जिले ऐसे हैं जहां पर घोरपड़ास की संख्या 10-10 हजार से अधिक पहुंच चुकी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि इनकी संख्या इसी तरह बढ़ती रही तो फिर जल्द ही ये 5 लाख की आबादी को पार कर जाएंगे। फिर इन्हें रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। यही नहीं, जिन 4 जिलों में इनकी पहुंच नहीं हो पाई है वहां भी ये शीघ्र जल्द ही अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे, क्योंकि इन जिलों की चारों ओर बड़ी संख्या में घोरपड़ास पहुंच चुके हैं। दोस्तों, पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नरकटियागंज के +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय केसरिया में सरस्वती पूजा न होने से छात्र छात्राओं और फिर अभिभावकों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। गुस्साए छात्रों और फिर ग्रामीणों ने विद्यालय में तालाबंदी कर दी और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जम करके नारेबाजी की। जब विद्यालय में हर साल सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता था, लेकिन इस बार पूजा नहीं कराई गई, जिससे छात्रों में असंतोष फैल गया है। जब स्कूल पहुंचे अभिभावकों और फिर ग्रामीणों ने भी इस फैसले का विरोध किया और इसे छात्रों की आस्था से खिलवाड़ बताया है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय में सरस्वती पूजा न किया जाना गंभीर मामला है और इसके लिए स्कूल प्रबंधन जिम्मेदार है। वहीं पर भारी विरोध प्रदर्शन के बीच विद्यालय के प्रधान शिक्षक मनोज सागर ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि इस बार सरस्वती पूजा का आयोजन नहीं किया गया, जो एक बड़ी चूक थी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे से हर वर्ष सरस्वती पूजा विधिवत रूप से कराई जाएगी।
दोस्तों, बिहार की कला और संस्कृति के नए युग की शुरुआत होने जा रही है। बिहार सरकार बिहार में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठा रही है। उप मुख्यमंत्री सह कला संस्कृति मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हाल ही में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। आपको बता दूं कि बिहार में फिल्म निर्माण को गति देने के लिए फिल्म सिटी बनाने की योजना तैयार की है। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। इस पहल से न केवल फिल्म निर्माताओं को बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि स्थानीय कलाकारों को भी बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि बिहार के हर जिले में अटल कला भवन के निर्माण की योजना बनाई गई है। ये भवन कलाकारों के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में काम करेंगे, जहां पर रिकॉर्डिंग स्टूडियो और फिर अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इससे बिहार के पारंपरिक लोक कलाकारों और फिर शास्त्रीय कलाकारों को नई पहचान मिलेगी। मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में फिल्म प्रोत्साहन नीति को लागू करने से यहाँ फिल्म निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने अल्लू अर्जुन के पटना आगमन को बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे बिहार में फिल्म इंडस्ट्री को नई दिशा मिलेगी। जब बिहार सरकार ने बिहार के कलाकारों को राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कई योजनाएं बनाई है, जहाँ इसके तहत कलाकारों को ग्रेड देने की नई व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे उन्हें आर्थिक और फिर तकनीकी सहायता मिलेगी। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन तस्कर इस कानून को ठेंगा दिखाने के लिए अनोखे तरीके अपना रहे हैं। या कभी सब्जियों के ट्रक में शराब छिपाई जाती है, तो कभी दूध के टैंकर में इसे भर करके सप्लाई किया जाता है। ताज़ा मामला बिहार के औरंगाबाद जिला का है, जहां पर तस्करों ने लग्जरी गाड़ियों पर शुभ तिलक का पोस्टर चिपका करके शराब की तस्करी करने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस इतने अलर्ट थी कि उनका खेल बिगड़ गया। जब बिहार के औरंगाबाद जिले में पुलिस ने एक लग्जरी वाहन को जब्त कर लिया, जिससे भारी मात्रा में शराब छिपा करके ले जाई जा रही थी। यहाँ तस्करों ने इस वाहन पर शुभ तिलक का पोस्टर चिपकाया था, ताकि पुलिस इसे शादी समारोह में जा रहे गाड़ी समझे और फिर शराब की तस्करी पकड़ी ना जाए। वहीं पर तराड़ी पुल से नासरीगंज जाने वाली सड़क पर पुलिस ने इस गाड़ी को रोका, हालांकि तस्कर पुलिस को चकमा देकर के फरार हो गए। जब पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो फिर उनके होश उड़ गए। गाड़ी के अंदर से 720 लीटर स्प्रिट और 450 लीटर देशी मसालेदार शराब बरामद हुई है। दोस्तों, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में महाकुंभ में मचे भगदड़ पर कहा कि मैं एक बाबा का नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि जो लोग मरे हैं वो मोक्ष चले गए। मैं चाहता हूं कि ऐसे बाबा और फिर नागा के अलावा जो पैसे वाले लोग वहां जाते हैं, उनको भी डुबकी लगा करके मर जाना चाहिए, ताकि उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। उनके इस बयान के बाद से सदन में सत्ता पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। पप्पू यादव ने इस दौरान इस भगदड़ में मरने वालों की संख्या का भी जिक्र किया, जो कि सरकार द्वारा जारी आंकड़ों से कई गुना ज्यादा है। जब पप्पू यादव ने संसद में कहा कि जब नेहरू देश के पीएम थे, तब कुंभ का बजट 487 करोड़ रुपए हुआ करता था। आज महाकुंभ का बजट 10,000 करोड़ है। जब नेहरू के समय लोग मरे थे, तब गिनती थी, तब दुनिया में सोशल मीडिया और फिर इतने मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था। आज सब इतना आधुनिक हो गया है, फिर भी एक बार भी मरने वालों की गिनती नहीं हुई है, जबकि मरने वालों की संख्या वहाँ के लोगों ने बताया है कि 300 से 600 थी। उनके इस बयान पर पीठासीन अध्यक्ष ने कहा कि आपके पास क्या सबूत है, दिखाइए। इस जानकारी का क्या आधार, या फिर अपने मन से कह देंगे कि 300 से 600 लोग मरे हैं। वहीं पर सांसद पप्पू यादव ने घटना पर दुख जताते हुए सवाल भी उठाए थे, जो उन्होंने एक्स पर लिखा था कि दुख है कि महाकुंभ में बद इंतजामी के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया, इतने हिंदू मारे गए, पूरा देश शोकाकुल है। प्रधानमंत्री मोदी और फिर मुख्यमंत्री योगी ने 2 शब्द का भी शोक भी व्यक्त नहीं किया है। श्रद्धालु भक्तों को श्रद्धांजलि भी नहीं दी है। यह जिम्मेदारी तो क्या खाक लेंगे, बस पर्दा डाल देंगे। दोस्तों, बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है। जी आपको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में नामांकन का प्रतिशत देश में सबसे अधिक बिहार में है। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में 6 से 14 साल के 80% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 66.8% है। यह दिल्ली से जारी असर 2024 की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। रिपोर्ट बताती है कि साल दर साल बच्चों में सीखने की दर में इजाफा हुआ, जब पर इससे व्यापक स्तर पर और सुधार की जरूरत है। बिहार के सभी 38 जिलों के 1140 गांव और फिर ग्रामीण क्षेत्रों के 1114 स्कूलों में सर्वे के बाद ये रिपोर्ट जारी की गई। जब 3 से 16 वर्ष की आयु के 51,677 बच्चों के बीच ये सर्वे हुआ है। यह बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक में लड़कों से अधिक लड़कियां नामांकित है। 1 से 8 तक में 86% लड़की और फिर 92% लड़कियां हैं। वहीं पर बिहार के ग्रामीण क्षेत्र 3 से 5 वर्ष के 67% बच्चे प्री स्कूल में नामांकित है।
दोस्तों, कृषि विभाग ने गर्मा की खेती करने वाले किसानों के लिए सौगात दी है। दरअसल विभाग के द्वारा मक्का, मूंग, उड़द और फिर मूंगफली के साथ साथ सूर्यमुखी की खेती करने वाले किसानों को 2307 क्विंटल बीज का वितरण किया जाएगा। इसके लिए किसानों को 50 से 80% तक का अनुदान भी मिलेगा। जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो कृषक इसकी खेती में रुचि रखते हैं वे इस वेबसाइट www.brbn.bihar.biharjb.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद चयनित किसानों को बीज उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 5 मार्च है। इस प्रोसेस के जरिए किसानों के घर तक बीज पहुंचाने की प्रक्रिया भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे किसानों को सहूलियत मिलेगी। हालांकि होम डिलीवरी सुविधा का लाभ लेने वाले किसानों को प्रति किलो 5 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और फिर बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ विशेष अधिकार हनन नोटिस दिया है। इन दोनों नेताओं के खिलाफ बीजेपी की ओर से राष्ट्रपति के अपमान को लेकर के नोटिस दिया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर टिप्पणी के लिए संसदीय विशेष अधिकार हनन नोटिस मिलने पर सांसद पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि राष्ट्रपति का पद देश के 140 करोड़ लोगों के लिए सर्वगौरवित पद भी है और गौरवित सम्मान से उस पद को देखा भी जाता है। भाजपा या फिर किसी पार्टी के बारे में आलोचना करना राष्ट्रपति की आलोचना नहीं है। भाजपा का काम है हमेशा नए सबूतों के साथ मुद्दों से लोगों को दूर रखना। यदि मेरे किसी भी आचरण या फिर मेरे किसी भी विचार से किसी को आहत होगी तो फिर मैं उसे स्वीकार भी करूंगा और माफी भी मांगूंगा। मेरी कोई भी ऐसी मंशा नहीं थी। आगे पप्पू यादव ने कहा है कि वह राष्ट्रपति का गरिमा का पद है, लेकिन संवैधानिक रूप से सरकार की बात ही राष्ट्रपति महोदय कह रही थी। मेरी ओर से किसी भी परिस्थिति में किसी को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं है। मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा कि मेरे आचरण से किसी को ठेस पहुंचे। दोस्तों, कैबिनेट की मीटिंग में नीतीश सरकार ने इतिहास रच दिया। पहली बार 136 एजेंडों पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि सरकार ने पहली बार एक साथ 136 एजेंडों को अपनी स्वीकृति दी है, जिससे कई विभागों को एजेंडे में शामिल है। बताया जा रहा है कि आगामी चुनाव और फिर प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने कुछ घोषणाएं की थी, जिन्हें एजेंडे में शामिल किया गया था। जानकारी के अनुसार 136 एजेंडों में 82 एजेंडे नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा से जुड़ा है, जिन्हें नीतीश कुमार ने पूरा करने की बात कही थी। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का आज पथ निर्माण विभाग के द्वारा के सबसे ज्यादा और फिर जल संसाधन विभाग के सबसे अधिक घोषणाओं पर मुहर लगा दी। जहाँ इनमें पथ निर्माण विभाग के 41 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, वहीं पर जल संसाधन विभाग 12 पर मुहर लगी है। दोस्तों, कृषि विभाग में पहली बार 1000 से अधिक पदाधिकारियों की एक साथ नियुक्ति होगी। ये जानकारी कृषि मंत्री मंगल पांडे ने दी है। उन्होंने बताया है कि बीपीएससी ने 853 अभ्यर्थियों का प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समक्ष पदों के लिए परिणाम घोषित कर दिया है। मंगल पांडे ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सभी अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। इससे सभी 534 प्रखंडों में प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पद पर नियमित पदस्थापन होगा। जब विभाग ने 2003 के बाद 866 प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समक्ष पदों पर बहाली के लिए अनुशंसा की थी, मंत्री मंगल पांडे ने इन बहालियों के साथ ही बीज निरीक्षक, सभी मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं में सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, सभी बीज गुणक पर दोस्तों, किशनगंज वासियों के लिए बहुत बड़ी और अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि किशनगंज जिले को आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करीब 150 करोड़ रुपए का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट की मीटिंग में किशनगंज के कई एजेंडों पर मुहर लगा दी है और इसकी स्वीकृति दे दी है। जब बहुत जल्द ही अब इन योजनाओं पर काम होगा। इसको लेकर के कोचा धमन के पूर्व विधायक जेडीयू जिलाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद आलम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताया है, शुक्रिया जताया है। हम आपको अभी बताएंगे कि आखिर किन किन चीजों पर काम होने हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट में किन चीजों पर स्वीकृति दी है। तो शुरू से बात करते हैं एजेंडा नंबर 114 में, जो पथ निर्माण विभाग। किशनगंज ठाकुरगंज पथ पर तैयबपुर के निकट 42 किलोमीटर पर महानंदा नदी में 61 करोड़ 81 लाख 48 हजार की लागत से उच्च स्तरीय पुल का निर्माण। यानी कि ठाकुरगंज वासियों के लिए बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि ठाकुरगंज में बहुत जल्द ही महानंदा नदी के ऊपर पुल बनने वाली है। इसकी मांग बरसों से चल रही थी। अभी अगर आप ठाकुरगंज जाएंगे तो आपको महानंदा नदी पार करना होगा और जो पुल है वह पुल सिंगल पुल है। इस पुल में 2 4 व्हीलर एक साथ पास नहीं हो सकता है। एक ही 4 व्हीलर एक बार में पास हो सकता है। अगर आप अभी वहां पर जाएंगे तो पुल में अगर कोई गाड़ी आता हो 4 व्हीलर, आप भी 4 व्हीलर से हैं, तो आपको पुल से इस पार पहले रुकना होगा। जब सामने वाला गाड़ी पास कर जाएंगे उसके बाद फिर आप जा सकते हैं। यानी कि एक बार में 2 गाड़ी पास नहीं हो सकता है। इसकी वजह से यहाँ पर पुल निर्माण की सख्त जरूरत थी। इसकी मांग लगातार उठाई जा रही थी और आज
आज इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। अब यहाँ पर पुल निर्माण होगा। वहीं पर अब दूसरे नंबर पर बात करें, एजेंडा नंबर 116 के बारे में बात किया जाए तो ये भी पथ निर्माण विभाग से है। यहाँ पर कोचाधामन प्रखंड के अंतर्गत असुरा निशंदरा घाट पर कनकई नदी में 48,25,56,000 रुपए के उच्च स्तरीय पुल निर्माण किया जाएगा। जी हाँ, अब यहाँ भी पुल निर्माण, यहाँ के भी लोग काफी समय से पुल निर्माण की मांग करते आ रहे थे, जो अब यहाँ के लोगों का सपना भी पूरा होने वाला है। वहीं पर एजेंडा नंबर 113 के बारे में बात किया जाए तो ये भी पथ निर्माण से है, पथ निर्माण विभाग से है, जो कि ठाकुरगंज प्रखंड के अंतर्गत कटहल डांगी धर्मकाटा चौक NH 327 तक 39,58,78,000 रुपए से बाईपास निर्माण होगा। कुल 149,65,82,000 रुपए की राशि से इन तीनों योजनाओं का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक से स्वीकृति दे दी है। बहुत जल्द इस पर काम शुरू होने वाला है, जो कि ये किशनगंज वासियों के लिए अच्छी खुशखबरी है, अच्छी खबर है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बहादुरगंज के पूर्व विधायक तौसीफ आलम के AIMIM में शामिल होने की चर्चा जोरों शोरों पर है। 2 दिन पहले ही पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने अपने समर्थकों, जनप्रतिनिधियों और फिर ग्रामीणों के साथ एक बड़ी मीटिंग की, सपोर्ट करने की बातें कही गई है। जब तौसीफ आलम ने कहा कि हम फिर से क्षेत्र में आएंगे और चुनावी मैदान में उतरेंगे, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। वहीं पर इस बीच AIMIM का भी मुद्दा उठा और साथ ही साथ लगे हाथ वहां के लोगों ने भी AIMIM के बारे में चर्चा शुरू कर दी। अब ऐसा लग रहा है कि पूर्व विधायक तौसीफ आलम बहुत जल्द ही AIMIM का दामन थाम सकते हैं। हालांकि ये ऑफिशियली ऐलान नहीं है, ये सुनी सुनाई और सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि तौसीफ आलम साहब AIMIM ज्वाइन करने वाले हैं। इसी बीच पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है और उन्होंने कहा कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सौतेला व्यवहार रहे हैं और साथ ही साथ बहादुरगंज को अनुमंडल बनाने की जरूरत बताया है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे। आपको बता दूं कि किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से तौसीफ आलम कांग्रेस के से 4 बार विधायक रहे हैं। पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने बिहार सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने बिहार सरकार पर सौतेलेपन का आरोप लगाया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बहादुरगंज को तुरंत प्रखंड का दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहादुरगंज, दिगल बैंक, टेरागाछ और फिर कोचाधामन प्रखंड को मिलाकर के अनुमंडल का दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि इस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को सहूलियत मिल सके। तौसीफ आलम ने आगे कहा कि इन प्रखंडों की दूरी जिला मुख्यालय से काफी दूर है, जहां पर लगभग 80 किलोमीटर की यात्रा करके ग्रामीण क्षेत्रों के लोग किशनगंज जिला मुख्यालय पहुंचते हैं, जिस वजह से अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तौसीफ आलम ने कहा कि 20 वर्षों से यहाँ के लोग बहादुरगंज को अनुमंडल का दर्जा प्रदान करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक इस विषय पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। बहादुरगंज के अनुमंडल बन जाने से इन सभी प्रखंडों से इसकी दूरी महज 10 से 15 किलोमीटर में समेट जाएगी। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कौन सा न्याय यात्रा निकाल करके न्याय करते हैं? ठाकुरगंज को अनुमंडल का दर्जा दिया जाता है मगर बहादुरगंज को नहीं, क्योंकि बहादुरगंज मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसलिए मुख्यमंत्री सौतेलेपन का व्यवहार करते हैं, जबकि बहादुरगंज और ठाकुरगंज के अनुमंडल की मांग एक साथ की गई थी। जी, आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में कहा है कि देश में बाबाओं की फैक्ट्री ये बंद होना चाहिए। राज्यसभा में बोलते हुए आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि देश में बाबाओं की एक फैक्ट्री आ गई है और ये फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। हर धर्म के अंदर इस तरीके के अंधविश्वास पैदा हो रहे हैं। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल एक साझा पॉलिटिकल विल लें कि कोई भी वीवीआईपी दर्शन किसी मंदिर, किसी दरगाह में नहीं होना चाहिए। देश में धर्मदाता और फिर धार्मिकता का फर्क मिटाया जा रहा है। जब हम धार्मिक देश हैं, हजारों साल से हम धार्मिक देश हैं, यहाँ पर धर्मदाता नई चीज है। जब प्रतिदिन देखो हर घंटे कई बाबा आ रहे हैं, वे ग्रह नक्षत्र देख करके बताते हैं कि कभी नहीं नहाए तो फिर पाप नहीं लगे मिटेंगे। ये परिमार्थी संविधान के दृष्टिकोण से बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो रिलीजियस बाबाओं की प्रोडक्शन फैक्ट्री आ गई है, इनके उत्पादन पर भी रोक लगनी चाहिए। हर धर्म के अंदर इस तरीके के अंधविश्वास पैदा हो रहे हैं। उन्होंने सदन में आर्थिक असमानता का विषय उठाया है। मनोज झा ने कहा कि ये असमानता आने वाले वर्षों में और अधिक परेशान करेगी। मुझे बिलियनियर्स से परेशानी नहीं है, लेकिन लोगों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। हम ये जानते हैं कि बेरोजगारी का त्वरित समाधान किसी के पास नहीं है, लेकिन बेरोजगारी के लिए ब्लूप्रिंट क्या है? बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए पहली शर्त यह है कि ये मानना आवश्यक है कि बेरोजगारी है।
दोस्तों, बिहार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की वैसे मेधावी छात्र छात्राएं जो कि सिविल सेवा में जाने के इच्छुक हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए लागू मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना महत्वपूर्ण है। इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश सभी जिलों को दिया गया है ताकि युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी कराया जा सके। इस संबंध में विभाग ने सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ प्राप्त करने में जिला स्तर पर भरपूर मदद करेंगे। जब बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी से पास इस वर्ग के युवाओं को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 45 दिनों के अंदर विभाग की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत अब तक संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास होने वाले 163 अभ्यर्थियों को तथा बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास होने वाले 4136 अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा लाभान्वित किया जा चुका है। दोस्तों, बिहार में पटना, गया और दरभंगा एयरपोर्ट के बाद अब जल्द ही एक अन्य नए हवाई अड्डों की शुरुआत होने वाली है। दरअसल बिहार में गोपालगंज के सबैया एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट समेत अन्य शहरों में एयरपोर्ट निर्माण कार्य को लेकर के तेजी आई है। वहीं पर इसी बीच अब बिहार के चंपारण वालों को भी गुड न्यूज मिलने वाली है। दरअसल बिहार के चंपारण इलाके में भी जल्द ही एयरपोर्ट शुरू करने की राह आसान हो गई है। जब बिहार के रक्सौल में एयरपोर्ट की शुरुआत करने के लिए काम तेज कर दिया गया है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने अपने बजट में चंपारण वासियों के लिए रक्सौल में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे का विशेष प्रस्ताव पास किया है, जिसके तहत अब एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी लगभग पूरी कर ली गई है। वहीं पर रक्सौल के विभिन्न मकान और फिर वीरगंज के मकानों को भी चिन्हित किया गया है। साथ ही साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम भी प्रस्तावित रक्सौल हवाई अड्डे की जगह का दौरा कर चुकी है और जल्द ही जिले से इसकी अधियाचना जिलाधिकारी सौरभ जयरवाल केंद्र की सरकार को भेजेंगे। दोस्तों, बिहार के शहरी परिवहन को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए परिवहन विभाग ने सभी जिला शहरों में सिटी बस सेवाओं का विस्तार करने की योजना की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य लगभग 50 किलोमीटर की दूरी को कवर करना है, जिससे निवासियों के लिए यात्रा का आसान और फिर अधिक सुलभ हो सके। मौजूदा वक्त में पटना को बिहेटा, पटना सिटी और फिर फतुहा सहित क्षेत्र में सेवा देने वाली बसों का लाभ मिलता है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए गतिशीलता में काफी सुधार हुआ है। अब एजेंडा पूरे बिहार में अब इस मॉडल का अनुकरण करना है। ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक जिला शहर को समान पारगमन विकल्पों का लाभ मिल सके। सीमांचल में कुछ मुस्लिम लड़कों द्वारा हिंदू बन करके हिंदू लड़कियों को फंसा करके उसके साथ गलत काम करके फिर देह व्यापार में धकेलने का मामला सामने आया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि ये मामला सीमांचल के पूर्णिया कटिहार मोड़ से सामने आया है, जो कि दालकोला के बगल में है। यानी कि किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया के बॉर्डर आप मान लीजिए। यहाँ पर एक देह व्यापार धंधा चलता है और इस देह व्यापार धंधे के दलदल में कुछ मुस्लिम लड़के द्वारा हिंदू बन करके अपने आप को हिंदू कह करके हिंदू लड़कियों को फंसा करके पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, फिर उसको उस दलदल में बेच दिया जाता था। आरोपियों द्वारा लड़कियों को झांसे में लेने के लिए काले रंग की थार खरीदी थी, जिस पर उसने जय बजरंग बली लिखवा रखा था। पूरे इलाके में कट्टर हिंदू वाले लड़के के रूप में उसने पहचान बनाई। इसके बाद आफताब हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाता था और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, फिर उसको पैसे के चक्कर में बेच दिया जाता था। ये सारा खेल पैसे के लिए होता था। जी हाँ, ये उसको बेच करके पैसे कमाता था। ये मामला पुलिस प्रशासन ने ही उजागर किया है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे। पूरी खबर के बारे में बात किया जाए तो ये कहानी है आफताब खान से अंकित बने युवक की। वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और रॉन्ग नंबर के जरिए कम उम्र की लड़कियों से दोस्ती करता और फिर लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाता था। इसके बाद शादी का झांसा देकर के जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया जाता था और उससे पैसे कमाता था। आफताब के काले करतूत का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने पूर्णिया के रेड लाइट एरिया से कुछ लड़कियों को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू की गई लड़कियों में से एक लड़की ने ये बातें बताई है। लड़की ने बताया है कि रैकेट का सरगना आफताब खान था। अपनी असली पहचान छिपा करके खुद को अंकित तिवारी बताता था। आफताब के रैकेट में 3 और लोग शामिल है। वे आफताब की तरह ही पहचान छिपा करके काम करते थे। पुलिस ने आफताब के तीनों सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि रैकेट का सरगना आफताब खान पूरे परिवार के साथ फरार है। जब पुलिस आफताब की गिरफ्तार
गिरफ्तारी को लेकर के छापेमारी की जा रही है। जब पुलिस ने गुरुवार देर रात लड़कियों को पकड़ा था, शुक्रवार को इस मामले का खुलासा किया गया। जब पुलिस लड़कियों को मेडिकल जांच के लिए को लेकर के पहुंची, जहां पर मीडिया के सामने में ये बातें कही है। वहीं रेस्क्यू की गई एक महिला बताती है कि देह व्यापार में हम लोगों को धकेलने वाले दलालों के नाम बदलने के पीछे 2 वजह है। जहां पहला, हिंदू बहुल शहरी इलाके में हिंदुओं के बीच अपनी पकड़ बनाए रखना, और दूसरी अहम वजह असली पहचान छिपाए रखना ताकि कोई उन्हें पकड़ ना पाए। जब वह मुस्लिम होने के नाते न सिर्फ अपनी समुदाय की भोली भाली नाबालिग लड़कियों और फिर बेबस महिलाओं को जबरन देह व्यापार के धंधे में धकेल देते थे, बल्कि हिंदू नाम बता करके हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते थे। इसके बाद मिलने के लिए बुलाते थे और फिर जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल देते थे। यानी कि इन आरोपियों द्वारा सिर्फ हिंदू लड़कियों को ही नहीं फंसाया जाता था, बल्कि मुस्लिम है तो मुस्लिम नाम बना करके मुस्लिम लड़कियों को भी फंसाते थे और उनको भी ये जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलते थे। जब पूर्णिया पुलिस ने रेड लाइट एरिया में छापेमारी की, इस दौरान पुलिस ने राजीव शाह, मौसम उर्फ ऋषभ शाह और गुड्डू को गिरफ्तार किया है। वहीं पर मोहम्मद शाकिब ने अपना नाम बदल करके राजीव शाह रख लिया था। इसके पास राजीव शाह के नाम का आधार कार्ड भी है। इसी तरह मोहम्मद गुड्डू ने नाम बदल करके गुड्डू कर लिया था, जबकि मोहम्मद मौसम खान ने अपना नाम बदल करके ऋषभ शाह रखा था। वहीं पर इसके सरगना आफ्ताब खान ने अपना मुस्लिम नाम बदल करके अंकित तिवारी रख लिया था। रेस्क्यू की गई 11 में से 2 नाबालिग लड़कियों ने बताया है कि चारों दलाल दूसरे जिलों के दलालों में से 2 से 3 लाख रुपए में नाबालिग लड़कियों और फिर महिलाओं की खरीद फरोख्त करते थे और फिर अच्छी कीमत मिलने पर नाबालिग लड़कियों और फिर महिलाओं को बिहार से बाहर के दलालों के हाथों बेच देते थे। यह सौदा 4 से 5 लाख में होता था। कीमत लड़कियों और फिर महिलाओं की खूबसूरती और उनकी शारीरिक बनावट के आधार पर तय किया जाता था। वहीं पर एक लड़की ने बताया है कि मोहम्मद मौसम ने साल 2021 में हिंदू नाम ऋषभ शाह बताकर एक हिंदू लड़की को अपने झांसे में लिया था। रॉन्ग नंबर पर नाबालिग से पहले दोस्ती की, उसे प्रेम जाल में फंसाया और फिर झांसे में लेकर के शादी के बहाने अनगढ़ थाना क्षेत्र स्थित अनगर गांव बुला लिया। इसके बाद खुद कुछ दिनों तक शारीरिक संबंध बनाए और फिर लड़की को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया था। इसके बाद लड़की को असली सच्चाई का पता चला तो फिर घर जाने की जिद करने लगी। मोहम्मद मौसम ने गला दबा करके उसकी भी हत्या कर दी। जब मौसम के खिलाफ अनगढ़ थाने में हत्या का भी मामला दर्ज किया गया था। वहीं पर शुक्रवार रात एसपी कार्तिकेय शर्मा के निर्देश पर सदर एसडीपीओ पंकज कुमार शर्मा की अगुवाई छापेमारी की गई। इसकी सूचना 1 घंटे पहले गिरोह के सरगना आफ्ताब खान से मिल गई। यही वजह है कि रेड से पहले वो घर छोड़ करके भाग निकला था। रेस्क्यू की गई महिलाओं में से एक ने बताया है कि मोहम्मद आफ्ताब शहर के सफेद पोशों को लड़कियां उपलब्ध कराता है, जब पूरी रात के लिए कस्टमर से 10,000 रुपए लेता था। रैकेट के सरगना मोहम्मद आफ्ताब के साथ कई महिलाएं भी काम करती है, जो देह व्यापार से इनकार करने वाली लड़कियों से मारपीट करती थी और जबरन उनसे देह व्यापार कराती थी। इनमें से एक जुबेदा उर्फ कैटरीना नाम की महिला शामिल है, जिसे पुलिस ने छापेमारी के दौरान पकड़ा था। वहीं पर गुरुवार की रात एसपी कार्तिकेय शर्मा के निर्देश पर सदर एसडीपीओ पंकज कुमार शर्मा पुलिस की 10 गाड़ियों के साथ 50 से अधिक पुलिस वालों को लेकर के गुलाब बाग रेड लाइट एरिया में पहुंचे और छापेमारी की थी। जब पुलिस के पहुंचते ही देह व्यापार में शामिल महिलाएं लड़कियां भागने लगी थी। जब भागने के दौरान पुलिस ने महिला, लड़की और पुरुष दलाल और फिर कस्टमर समेत 33 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें 11 नाबालिग और समेत 27 महिलाएं जबकि 6 पुरुष शामिल। नाबालिग लड़कियों को काउंसलिंग के बाद बालिका सुधार गृह भेज दिया गया, जब वहीं पर महिलाओं और फिर पुरुषों को जेल भेज करके आगे ही कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, किशनगंज में एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। जहां आपको बता दूं कि किशनगंज पुलिस ने खगरा कालू चौक से रविवार को एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ के दौरान हुए खुलासे से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। जब पकड़े गए आरोपी की पहचान बांग्लादेश के साजलापुर गमगोंदा निवासी 43 वर्षीय मोहम्मद सैफुल इस्लाम के रूप में हुई है। पूछताछ में सामने आया है कि सैफुल पहले ढाका में ई रिक्शा चला करके अपना गुजारा करता था। जल्द अमीर बनने की चाह में उसने मवेशी तस्करी का रास्ता चुना। सोलपरा के एक मवेशी तस्कर सत्तार से संपर्क करके उसने करीब 20 दिन पहले उत्तर दिनाजपुर में तारबंदी काट करके भारत में प्रवेश किया। जब भारत आने के बाद सत्तार ने हलीम चौक के पास एक मकान किराए पर लिया, जहां पर वह पांजीपरा निवासी परमिका संजरा और फिर सैफुल के साथ रहने लगा। सत्तार ने सैफुल को इलाके की भौगोलिक जानकारी दी और मवेशी तस्करी का काम सौंपा। जब महज 4 दिन में सैफुल ने स्थानीय हाट बाजार से मवेशी खरीद करके
की शाहपुर बॉर्डर के रास्ते 3 पशुओं को सीमा पार करवाया। ये मामला सीमा सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन गया है। बीएसएफ और अन्य खुफिया एजेंसियां इस मामले को गंभीरता से ले रही है, क्योंकि ये घटना सीमा पार से होने वाली अवैध गतिविधियों की ओर इशारा करती है। इसके लिए सत्तार ने उसे 16,000 रुपए भी दिए थे, जिसे सैफुल ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से अपने परिवार को भेज दिया था। रविवार शाम भी वह कालू चौक से के निकट सत्तार का इंतजार कर रहा था, ताकि मवेशियों की अगली खेप की डिलीवरी ले सके, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करके उसको गिरफ्तार कर लिया। सैफुल ने बताया है कि वे भारत आने के लिए पहले बांग्लादेश के ठाकुरगंज पहुंचा, जहां से वह शाम के वक्त दलाल के माध्यम से छोटी नदी और फिर चाय बागान के बीच खुद को छिपाते हुए वे भारत बांग्लादेश सीमा के करीब पहुंचे। देर रात ताराबंदी को काट करके उसे भारत में प्रवेश करा दिया गया, जब उस वक्त दलाल ने सैफुल के साथ 7 अन्य बांग्लादेशियों को भारत में प्रवेश कराया था। हालांकि इनकी गतिविधि पर बीएसएफ जवानों की नजर पड़ गई थी। जवानों के द्वारा ललकारे जाने पर सभी अंधेरे का फायदा उठा करके मक्का खेत में छिप गए थे। जवानों की गतिविधियां थमते ही सभी एक एक करके ग्रामीण रास्ते के सहारे फरार हो गए। बहरहाल सैफुल के खुलासे के बाद पुलिस सत्तार की तलाश में जुट गई है। वहीं पर टाउन थानाध्यक्ष अभिषेक रंजन ने बताया है कि प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक के द्वारा मवेशी तस्कर करने का मामला सामने आया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है, उसके साथ ही सत्तार की तलाश भी की जा रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार के पूर्णिया में एक बॉयफ्रेंड के लिए 2 लड़कियां आपस में भिड़ गई। जी हाँ, ये हाई वोल्टेज ड्रामा पूर्णिया से सामने आया है। यहाँ पर स्कूल की छुट्टी होने के बाद बाहर निकलते ही दोनों लड़कियों ने एक दूसरे पर जम करके लात घुसे बरसाए। अच्छा, फाटम फाटी की बीच सड़क पर जम करके मारपीट हुई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि केडीबी लाइव वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। दरअसल बात यह है कि पूर्णिया में सरेराह सरकारी स्कूल की छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। स्कूल से छुट्टी होते ही छात्रों के दोनों गुट बाहर निकले और स्कूल से कुछ ही दूर जाकर के दोनों के बीच जबरदस्त मारपीट हो गई। इसमें 2 पक्ष से आधा दर्जन छात्राएं मामूली रूप से चोटिल हो गई। विवाद बढ़ता देख करके स्थानीयों ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद किसी तरह मामला शांत हुआ। छात्रों के बीच हुई आपसी मारपीट का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। वीडियो मरंगा कन्या माध्यमिक विद्यालय हासदाह रोड की है। वहीं पर खड़े पास में एक ग्रामीण ने भिड़ंत की तस्वीरें अपने मोबाइल फोन में कैद कर ली और फिर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में स्कूल यूनिफॉर्म पहनी सरकारी स्कूल की छात्राएं एक दूसरे से उलझती और मारपीट करती हुई दिखाई दे रही है।